हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं। आज हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कुछ ही मैंने कराए हैं, सारे नहीं कराए हैं। कॉन्सेप्ट मैंने सारे आपको बता दिए हैं, चैप्टर की थ्योरी मैंने लगभग एंड कर दी है। तो अब जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे आज इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, इनको हम अभी इस वीडियो में, अगले वीडियो में और अगले वीडियो में, 2-3-4 वीडियो में, 3 से 4 वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल एक तो इसमें हैं, तो 3-4 वीडियो लग जाएंगे। तो सारे के सारे अभी अब न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं। सारे न्यूमेरिकल लगवाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसी तरह मैं आपको आज कम से कम 5-6-7 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा मैं, ताकि जल्द से जल्द ये पूरा हो सके। तो आइए डिस्कस करते हैं। एक मिश्रण में भारानुसार 60% N2, भारानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू वेट है, मिश्रण मतलब मिक्सचर है। 60% N2 है, 15% क्या है, O2 है तथा 25% CO2 है। तो प्रत्येक का मोल प्रभाव यानी कि मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्या नहीं का फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। तो पहले तो ये परसेंटेज में यहाँ पे दिया हुआ है, सभी के वैल्यू किसका कितना है, किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो परसेंटेज में दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 60%, 15, 60, 75, 75, 25 हो जाएगा 100%, यानी कि पूरा 100% है। तो पूरा हम ग्राम में 100 ग्राम मान सकते हैं। कितने ग्राम मान सकते हैं, 100 ग्राम। तो माना, अब हल कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। माना जो पदार्थ हैं इनका यानी कि जो गैस, ये सारी के सारी गैस है, सारी के सारी क्या है, गैस है। माना गैसों की कुल मात्रा, माना गैसों की कुल मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। माना गैसों की कुल मात्रा इक्वल टू 100 ग्राम। कितने ग्राम, 100 ग्राम, ठीक। ये हमने मान लिया, क्लियर है। अब 100 ग्राम मान लिया, अब मात्रा मतलब उसकी कितना वेट मान लिया कि जो गैसें हैं, ये सारी की सारी गैसें, इनका कुल वेट कितना है, 100 ग्राम है। तो यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन का द्रव्यमान या भार कितना है, N2 का द्रव्यमान, चाहे द्रव्यमान कहो चाहे भार कह लो, भार कितना हो जाएगा फिर, इक्वल टू 60 ग्राम। कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। कितने ग्राम, 60 ग्राम। भाई 100 ग्राम का 60% क्या होगा, 60 ग्राम ही होगा, ठीक है। 60 ग्राम। तो N2 के मोल यही निकाल लेते हैं, N2 के मोल ऑफ N2, क्योंकि हमें मोल प्रभाव जो मोल चाहिए, सबके क्या चाहिए, सबके मोल चाहिए। N2 के मोल कितने हो जाएंगे, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का भार। तो जितना उसका वेट दिया हुआ है, जितना मास दिया हुआ है, बटे एटॉमिक मास से भाग कर देंगे। तो इसका 60 ग्राम, तो 60 ग्राम। N2 का क्या होगा, एटॉमिक मास, भार कितना होगा इसका परमाणु भार। N का होता है कितना प्यारे होता है, N कितना होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका मास कितना होता है, एटॉमिक मास, तो 14 होता है। 1 का 14, तो 2 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2.143 आएगा, 2.143 आएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, O2 का द्रव्यमान, मास, इसका द्रव्यमान कितना है, अब 15 ग्राम हो जाएगा। तो इसके O2 के मोल निकाल लेंगे, O2 के मोल निकालेंगे। तो O2 का 15 बटे 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। ये पॉइंट में जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 150, 15, 32 चौके, हाँ 4069, 0.469 इतना आएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे तो आगे निकालेंगे कितना, CO2 का द्रव्यमान,
CO2 का द्रव्यमान कितना है प्यारे, कितने ग्राम है, 25 ग्राम। CO2 25 ग्राम है, तो इस CO2 के मोल निकालेंगे। CO2 के मोल कितने हैं, 25 बटे CO2 का अणुभार निकाल लेंगे। CO2 का अणुभार कितना हो जाएगा, इस कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 16 दूना 32, 32 में 12 जुड़ गए, कितना हो गया 32 में 12 तो 8, 32 में 12 तो 10, सीधा 10, अगर 10 होता तो सीधा 32, 10 42 हो जाता है, 2 और है तो 42 2 44 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 44 से भाग, 44 से भाग, 44 से भाग, 44 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.568, 0.568 इतना आ जाएगा। ठीक, अब नीचे टोटल मोल पता चल गया, क्योंकि इसलिए कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल मोल क्या हो जाएंगे, टोटल मोल क्या हो जाएंगे प्यारे, कुल मोलों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी के मोल जोड़ लेंगे, सभी के मोल जोड़ लेंगे तो कुल मोलों की संख्या आ जाएगी। तो N2 के लिए N का मान, O2 के लिए N किसके लिए, N होगा CO2 के लिए। सबको जो ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे 2.143 प्लस 0.469 प्लस 0.568, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे, कुल मोल कितने आ जाएंगे, कुल मोलों की संख्या आ जाएगी 3.80, ठीक 3.180 कुल मोल आ गए। बस निकाल लेंगे सबके मोल, तो सबके मोल, अब N2 का मोल प्रभाज, N2 का मोल फ्रैक्शन, N2 का मोल प्रभाज चाहे N2 का, इसको ऐसे लिख सकते हैं, X से डिनोट करते हैं मोल प्रभाज को, N X लिख दें, ऐसे लिख देंगे तो N2 के लिए है मोल प्रभाज N2 के लिए है, तो N2 के मोल नीचे कुल मोल, ऊपर किसके मोल, N2 के मोल, नीचे टोटल मोल। ठीक है, यही तो होता है फार्मूला, जिसके मोल निकालने हैं, जिसका मोल प्रभाज निकालना है, उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे क्या रखते हैं, नीचे टोटल पूरे सोल्यूशन के मोल। तो नीचे N2 के मोल कितने हैं, N2 के मोल कितने हैं प्यारे, N2 के मोल उतने हैं 2.143 और नीचे टोटल मोल ये है तो ये रखेंगे। इसे सॉल्व कर लो, जितना आए उतना आंसर आएगा 0.674, इतना आएगा। मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती। आप किससे, O2 के लिए मोल प्रभाज, O2 के मोल रख देंगे, O2 के लिए तो 0.460, नीचे टोटल मोल यही 3180, ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा प्यारे, 0.147। आगे जैसे किसके CO2 के मोल निकालने हैं तो ये रख देंगे, CO2 के मोल बटे टोटल मोल। CO2 के मोल कितने हैं 0.568, नीचे टोटल मोल 3.180, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा प्यारे, 0.179। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब अगला देखते हैं, ये भी NCERT क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं, अच्छा सवाल है। Na2CO3 तथा NaHCO3 के समान मोल, यानी कि मोलों की संख्या यहाँ पे क्या है, दोनों की समान है। इस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के दोनों क्या है, समान मोल है, यानी कि दोनों के मोलों की संख्या क्या है, मोल नंबर ऑफ मोल टोटल मोल क्या है, इक्वल है। समान मोल वाले मिश्रण ही ऐसा है दोनों के मोल समान है कि 1 ग्राम के साथ पूर्ण अपक्रिया करने के लिए, 1 ग्राम के साथ इनके दोनों का समान मोल का मिश्रण है, इसके 1 ग्राम अपक्रिया करने के लिए कितने HCl, कितने, ये क्या दिया हुआ है, मोलारिटी है, यहाँ पे क्या है, ये मोलारिटी है, कितने मोलरता वाले 0.1 मोलरता वाले HCl के कितने ml आयतन की आवश्यकता होगी, कितने ml आयतन की आवश्यकता होगी, किसके, HCl के, किसके, HCl के। सवाल यही कह रहा है। तो पहले के तो दोनों का काफ़ी कुछ थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, तो कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को ऐसे।
ऐसे। तो आओ देखते हैं फिर। तो हमें कुछ मालूम नहीं, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है सवाल में, तो काफ़ी चीज़ें माननी पड़ेंगी। माना कि Na2 का द्रव्यमान कितना है, माना Na2CO3 का द्रव्यमान, मास कितना है इसका द्रव्यमान हमने मान लिया है A। कितना है? A है। अब इसका भी नहीं दिया है, इसका मान लिया हम, इसका A मान लिया है, तो उसका कुछ और मान लेंगे। उसका क्या मान लेंगे? उसका कुछ और मान लेंगे। तो फिर माना है NaHCO3 का द्रव्यमान, क्योंकि दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए? 1 ग्राम बनना चाहिए। भाई देखो, सब क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का जो मिश्रण है, इनके दोनों के मोल समान है। क्या समान है? मोल समान है। मोल समान है, मोल समान है, लेकिन इनका टोटल मिश्रण बनना कितना चाहिए? टोटल मिक्सचर कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का है। तो टोटल में से इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान अर्थात भार है, का द्रव्यमान टोटल से ही इसको कम कर देंगे तो जितना इसका होगा आ जाएगा, 1 - A हो जाएगा। 1 - A क्यों किया? क्योंकि टोटल जो मिक्सचर है वो एक है। एक का पता है, तो दूसरे ज्ञात करने के लिए टोटल वाले में से एक वाले का साथ तो दूसरे वाले का आ जाएगा। वही काम किया मैंने यहाँ पे। क्लियर है? अब इनका द्रव्यमान पता लगाया तो इनके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे Na2CO3 के मोल निकाल सकते हैं हम। इसका द्रव्यमान बटे इसका अणुभार, इसका द्रव्यमान A है तो इसका अणुभार कितना है? अणुभार निकाल सकते हैं हम। एक सोडियम का होता है कितना? 23। तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46, 46। और CO3 का आप निकाल सकते हैं। एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 16, 48। 48 12 हो जाएंगे 60, 60 और 46 कितने हो जाएंगे प्यारे? 100 कितने हो जाएंगे? 106। हाँ, ये इसके मोल आ गए। या क्या आ गया? इसका मोल आ गया। इसका मोल आ गया, इसका Na2CO3 के। अब किसके मोल निकालेंगे? तभी ना दोनों के मोल इक्वल कर पाएंगे। अब किसके मोल निकालेंगे? इसके NaHCO3 के मोल, NaHCO3 के मोल, NaHCO3 के मोल। इसके मोल निकालने के लिए इसका द्रव्यमान 1 - A, इसका द्रव्यमान बटे इसका क्या है? इसका अणुभार अर्थात मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसका 23, 1 24 और CO3 का हमने निकाला अभी 60। 60 और 24, 60 24 कितना हो जाएगा? 60 20 होता है 80, 80 में 4 और जुड़ जाएंगे तो 84। कितना? 84। कितना? 84। एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए। एटॉमिक मास आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप केमिस्ट्री लायक स्टूडेंट नहीं है। पहले इनको रटिए जाए। अब क्वेश्चन ही बोल रहा है दोनों के मोल क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान है, क्योंकि दोनों के मोल क्या है? समान है। मोल आर इक्वल है। दोनों के मोल समान है। यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि दोनों के मोल समान है। क्या है? समान है। तो क्या हो जाएगा? दोनों को मोल इक्वल कर देंगे तो A/106 = 1 - A/84 हो जाएगा। यहाँ से A का मान निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे प्यारे? A का मान। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84A बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 84A = 106 - 106A बन जाएगा। क्या कर? ठीक है, क्लियर है? इसको इधर लेके चले आओ, इसको इधर लेके चले आओ तो 84A + 106A = कितना हो जाएगा प्यारे? 106। इन दोनों को ऐड कर दो। देखो 6 इसमें चले गए तो 90 बन जाएगा। 190A हो जाएगा। A = क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। दिख रहा नीचे? देखो जरा बाबू, नीचे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और दिखेंगे तो दिखागा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 190 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 190A = 106 106। A की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। A = कितना आएगा? 106/190। 106/190। 106/190। एक वहाँ पे इसको डिवाइड करके सॉल्व करो। इसको डिवाइड करके क्या करो प्यारे? सॉल्व करो। फिर बताओ कितना आएगा A की वैल्यू। A की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो A की वैल्यू आएगी 0.558।
इतनी आएगी, इतने ग्राम। 0.558 इतने ग्राम आएगी। तो ए की वैल्यू जो है वही इसकी वैल्यू है, वही किसकी वैल्यू है, Na2CO3 की वैल्यू। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम, कितना आ गई 0.558 ग्राम। तो इसकी भी आ गई, समझ लो। एक से इसको घटा देंगे, एक से इसको घटा देंगे, एक से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मान लो एक यहाँ पे है 0.000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 9 में से 5 गए तो 4, फिर यहाँ से 9 4, और यहाँ पे 0 1 था, 1 उधर हासिल चला गया तो 0। ये इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया। यानी कि Na3 कितना है, इतना है 0.558 है। और यह सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, NaHCO3 कितना है 0.442 है, इतने ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम, सॉरी, इतने ग्राम, ये इतने ग्राम है। इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे अब दोनों के ग्राम तुल्यांक निकाल लेते हैं। ग्राम तुल्यांक की आवश्यकता है यहाँ पे। ग्राम तुल्यांक अर्थात ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम तुल्यांक बोलेंगे इसको, ग्राम किसके, Na2CO3 के। किसी के भी ग्राम तुल्यांक निकालने क्या होता है, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू W/E। W/E होता है। W क्या है, वेट है। W क्या है, वेट है। जिसका निकालेंगे उसी का वेट रखेंगे, जिसका निकालना होगा ग्राम तुल्यांक उसी का वेट रखेंगे, और नीचे उसी का तुल्यांकी भार, उसी का तुल्यांकी भार। E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है, इक्वल टू क्या होता है प्यारे, भार बटे भार, अर्थिक W/N फैक्टर, W/N फैक्टर, W/N फैक्टर, है ना। E इक्वल टू ये होता है। ये क्या है, तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए भार या मास बटे N फैक्टर। N फैक्टर क्या होता है, N फैक्टर वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे समझा रखा है। N फैक्टर अम्ल होगा तो अम्लता होगी, लवण होगा तो ये लवण है। ये क्या है, साल्ट है, ये साल्ट है। साल्ट के लिए N फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, N फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा, जितना इसका चार्ज बनेगा वही इसका N फैक्टर होगा, जितना इसका चार्ज बनेगा वही इसका क्या होगा, N फैक्टर होगा। ठीक, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कितना आएगा, 2 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ इसके लिए E का मान क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक निकालेंगे। W कितना है, W कितना है प्यारे इसके लिए, इसका भार कितना है W, Na2CO3 इतना है 0.558। E का मान निकालेंगे तो यहाँ पे E का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका वेट बटे N फैक्टर इसके लिए 2 होगा। N फैक्टर Na2CO3 के लिए क्या होगा, 2 होगा। यानी कि इसका जो, सॉरी यहाँ पे, हाँ ध्यान देना यहाँ पे E इक्वल टू मोलर मास नहीं रखना है, E इक्वल टू मोलर मास रखना है, उसका भार नहीं रखना है। तो मोलर मास बाई N फैक्टर, मोलर मास बाई N फैक्टर। तो मोलर मास यहाँ पे कितना है, Na2CO3 का हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। Na2CO3 का कितना आया था, 106 आया था। कितना आया था, 106 आया था। तो 106/2 कर देंगे, 106/2 करेंगे 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे 53 रखा जाएगा। E का मान कितना आया, 53 आया। इसे सॉल्व करेंगे, ग्राम तुल्यांक इसके कितने आ जाते हैं, इसके कितने आ जाते हैं, सॉल्व करो, अभी ना करो, अच्छा छोड़ो। अब ग्राम तुल्यांक इसके निकालेंगे, NaHCO3 के ग्राम तुल्यांक। इसके ग्राम तुल्यांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका बटे E हो जाएगा। इसका भार कितना है, इसका भार 0.442 है। E का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए E का मान वही होगा, E इक्वल टू M होगा, मोलर मास, E इक्वल टू मोलर मास। और मोलर मास कितना है, 84, क्योंकि इसके लिए N फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसके लिए N फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो E का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए E का मान क्या हो जाएगा, मोलर मास 84/1, तो 1 ही रहे, 84 ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 84 ही रहेगा E का मान। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, अब टोटल ग्राम तुल्यांक क्या होंगे, कुल ग्राम तुल्यांक निकाले तो क्या हो जाएगा, कुल ग्राम तुल्यांक।
टोटल ग्राम तुल्यांक दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। जी इतना प्लस इतना बटे 53 प्लस 0.442 बटे 84, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर क्या आएगा प्यारे? पहले तो हर बराबर करो, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। कैलकुलेशन क्या है? थोड़ी ज़्यादा है। मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं चीटिंग करके सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करते रहना। 15 गुणे 7 9 0 है, हाँ, गुणे 10 की पावर -3 है। इतना आएगा, इतना ग्राम तुल्यांक आएगा, टोटल ग्राम तुल्यांक इतना आएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। कुल ग्राम तुल्यांक पता चल गया हमें, कुल ग्राम तुल्यांक हमें पता चल गया। अब हम मान लेते हैं माना प्रयुक्त, मतलब जो यूज होने वाला HCl है, प्रयुक्त HCl का आयतन 20 लीटर है। कितने लीटर है? 20 लीटर है। मान लिया कितने लीटर आ रहा है HCl प्रयुक्त होगा? 20 लीटर। तो HCl का ग्राम तुल्यांक निकालना हो, जैसे HCl का ग्राम तुल्यांक, HCl का ग्राम तुल्यांक, HCl का ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएगा? HCl का मोलर मास, HCl का ग्राम तुल्यांक निकालेंगे W/E, फिर से W/E है ना, फिर से W/E, फिर से W/E। लेकिन HCl का यहाँ पे भार हमें मालूम नहीं है। HCl कितना भार हमें मालूम नहीं है, HCl का भार हमें प्यारे मालूम नहीं है। HCl का भार हमें, लेकिन उसकी मोलारिटी मालूम है। उसे क्या मालूम है? मोलारिटी मालूम है। पर हमें यहाँ से एक चीज़ और मालूम है, HCl का ग्राम तुल्यांक निकालना है तो हम एक काम और कर सकते हैं। देखो, हमने आपको बताया था नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ? नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? विलेय का भार नीचे उसके मोल, विलेय का मोल बटे क्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब W/E, और नीचे आयतन, नीचे क्या होता है? आयतन होता है। नीचे क्या होता है? आयतन होता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या यही है W/E। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब इसको इधर निकालेंगे, W/E इक्वल टू क्या आ जाएगा? NV। W/E इक्वल टू ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर नॉर्मलता गुणे V आ जाएगा, नॉर्मलता गुणे V आ जाएगा ना, नॉर्मलता गुणे क्या आ जाएगा? V आ जाएगा, नॉर्मलता गुणे V आ जाएगा। नहीं तो इसका भार निकालने का एक तरीका और है, यहाँ से भार निकालने का तरीका और, उस वैसे भी कर सकते हैं, हम वो भी बता देते हैं। मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी M इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। मोलारिटी इक्वल टू, मोलारिटी होता क्या है? मोलरता होती क्या है? मोलरता होती है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, V/M, मोल बटे भार बटे अण भार बटे विलयन का आयतन मतलब V, विलयन का आयतन मतलब V। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं विलयन का आयतन की आवश्यकता यहाँ पे आयतन, लेकिन यहाँ पे V हमें मालूम, V तो हमें मालूम है नहीं, लेकिन हमने V तो मान रखा है ना, V तो हमने मान रखा है ना, तो V तो हम रख भी सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। V हम क्या कर सकते हैं? विलयन मान सकते हैं, रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? V हम यहाँ पे मान सकते हैं, V क्या, V हम मान सकते हैं, V तो हमने माना ही, V क्या कहा? माना है। तो यहाँ से मोलारिटी क्या है? 0.1 है, 0.1 है। तो 0.1 इक्वल टू भार, इसका भार हमें मालूम नहीं, भार हमें मालूम नहीं, भार निकालना है। HCl कितना हो जाएगा? M, HCl के लिए M कितना हो जाएगा? 35.5 36.5 हो जाएगा। V हमने मान लिया, V हमने मान लिया, B हम निकाल लिए, मैं, तो यहाँ से भी मान ले, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएंगे? ग्राम W/E क्या है? ग्राम तुल्यांक है। W/E क्या है? ग्राम तुल्यांक है। तो ये बन जाएगा N/V। क्या बन जाएगा? N/V। तो N/V के लिए क्या हो जाएगा? N की वैल्यू, ये यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे क्या होना चाहिए? M मतलब मोलारिटी हो गया, M मतलब क्या हो गया? मोलारिटी हो गया, M मतलब क्या हो गया? मोलारिटी हो गया। तो हम लोग आपको एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला बताए कि नहीं बताए थे, कि अगर
नॉर्मलता दी हुई है तो मोलरता गुणे एन, मोलरता गुणे एन फैक्टर, मोलरता को एन फैक्टर से ज्ञात कर दो तो मोलरता आ जाती। तो यहाँ पे गुणे वी, वी कितना है, बी इतना आ जाएगा। इसको समीकरण 2 डाल दो, इसको समीकरण का डाल दो वो। अगर यहाँ पे एन होता तो डायरेक्ट रख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर एन होगा तो नॉर्मलता होगी, ये क्या होगी, नॉर्मलता होगी। तो यहाँ पे एन होना चाहिए, ये सवाल में शायद मिसप्रिंट है, तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। नॉर्मलता होगा तभी हम नॉर्मलता का जवाब सीधा रख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मलता का जवाब सीधा रखते हैं। वी हमने माना था बी लीटर, हमने माना था ना यहाँ पे बी लीटर, तो सीधा रख देंगे ग्राम तुल्यांक। HCl के ग्राम तुल्यांक आ गए, HCl के ग्राम तुल्यांक आ गए और इसके कुल ग्राम तुल्यांक पता है। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वल कर दो। दोनों के ग्राम तुल्यांक को क्या कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दो प्यारे, इक्वल कर दो। क्या कर दो, इक्वल कर दो। चलो इक्वल कर दो। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, दोनों की इक्वल कर दें। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब बराबर करके यहाँ से बी का मान निकाल लो, बी का मान निकाल, बी का मान हमें पूछ रहा, सवाल पूछ के आ रहा है कितने मिलीलीटर आयतन की आवश्यकता होगी। अब मिलीलीटर में बदलना है तो बाद में 1000 से भाग कर देंगे हम, लीटर में आएगा तो। इसको इक्वल कर लो, 15.790 गुणे 10 की पावर -23 इक्वल टू क्या होगा, 0.1 गुणे बी। बी का मान निकाल लो यहाँ से प्यारे, बी का मान क्या आ जाएगा, 15.790 गुणे 10 की पावर -3 बटे 0.1, 0.1। 1000 से भाग लगाओगे, 1000 से यहाँ पे भाग करोगे तो यहाँ पे 1000 से भाग हो जाए तो ml में आ जाए। ये अभी किस में आएगा, ये अभी लीटर में आएगा। और b को 1000 से भाग कर दोगे 15.790 गुणे 10 की पावर -3 है और नीचे 0.1 है, 0.1। यहाँ पे 1000 लगा दोगे तो इतने ml आ जाएगी, कितने मिलीलीटर आ जाएगी, इतने मिलीलीटर। अब मिलीलीटर की वैल्यू कितनी आती है, मैं चीटिंग करके आपको बता दे रहा हूँ। कितने मिलीलीटर आएगा, बी की वैल्यू कितने मिलीलीटर आएगी, 157.9, 157.9 मिलीलीटर, इतने ml आएंगे। ठीक है, इतने ml आएंगे। क्लियर है सवाल, क्लियर है सवाल। यहाँ पे n ही होना चाहिए तभी हम नॉर्मलिटी की जगह पे रख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं रख सकते। मोलारिटी होगी तो मोलारिटी में रिलेशन अलग हो जाता है। ठीक है, नॉर्मलता इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है। ठीक है, नॉर्मलता इक्वल टू एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू एम अपान में एन फैक्टर होता है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, एन एम होता है। तो एम की वैल्यू दी है तो एन एम से कोई रिलेशन, एन मान लो एन क्या हो जाता है, मान बटे अड़बार हो जाता है। क्या हो जाता है, अड़बार हो जाता है। तो यहाँ से फिर रिलेशन है ग्राम इक्विवेलेंट W/E होता है, W/E होता है, W/E होता है। E यहाँ से मिल नहीं पाएगी। अगर ये अगर E ही होगा, ये क्या होगा, E ही होगा तो काम बन जाएगा। ये क्या E ही होगा, इसके लिए HCl के लिए नहीं, हाँ E हो सकता है, ये E होगा। M इस HCl के लिए M इक्वल टू मोल, जो अणुभार है मोलर मास E के इक्वल हो सकता है। E के इक्वल कब होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका अणुभार जिसका मोलर मास यही तो रखते हैं, नीचे एन फैक्टर इसके लिए एक ही होगा तो E इक्वल टू M होगा। यहाँ पे E इक्वल टू क्या होगा, M होगा। तो यहाँ पे ये सही चीज़ है, ये क्या है, सही चीज़ है। तो ग्राम तुल्यांक यहाँ पे E ही रख सकते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं, HCl के लिए W/E रख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राम तुल्यांक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक हो जाएगा, तो ग्राम तुल्यांक इक्वल टू n बाई m बन जाएगा। फिर n/n फिर भी नहीं रख पाएंगे, तो वहाँ पे n ही होना चाहिए और कोई अदरवाइज चारा नहीं है, कोई भी फार्मूला फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये था पूरा सलूशन। अच्छा क्वेश्चन था।